आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन हो गए हम उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक मालिका परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? इसके ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1935 का अधिनियम। देखो, जो आज के समय पे हमारे संविधान में आर्टिकल 148 है, आर्टिकल 148 है 148, उसमें नियंत्रक मालिका परीक्षक के बारे में डिफाइन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन इस पद का जो सुझाव दिया गया था वो 1935 के अधिनियम में दिया गया था। जो नियंत्रक मालिका परीक्षक है इसको इंग्लिश में CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। इस समय पर जो हमारे CAG ऑफिसर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू CAG ऑफिसर हैं और ये इस समय पर 14th नंबर के ऑफिसर हैं। अच्छा, जो नियंत्रक मालिका परीक्षक होते हैं इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं, जो संघ सरकार और राज्य सरकार होती है, यानी कि संघ सरकार यानी कि जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, और राज्य सरकार होती है। जो राज्य सरकार और संघ सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं और राजस्व होते हैं उन सभी की ऑडिटिंग करने का काम किसका होता है? CAG डिपार्टमेंट का होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उनकी ऑडिटिंग कौन करती है, कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट है? CAG डिपार्टमेंट है, जिसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14th नंबर के हैं। अब है इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखो, आर्टिकल 148 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति CAG ऑफिसर की नियुक्ति करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। जिस तरीके से सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति 55 ईयर ओल्ड है और वो CAG ऑफिसर का पद धारण करता है, तो वह कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा? पूरे 6 साल। 61 ईयर के एज तक वह अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई 62 साल का व्यक्ति उस पद पर बनता है, CAG ऑफिसर बनता है, तो वो मात्र 3 साल ही अपने पद का एंजॉय कर पाएगा और 65 साल की एज में रिटायर हो जाएगा या फिर उस पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो या तो वह 6 वर्ष रहेगा या फिर 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले होंगे वह उस टाइम पीरियड के लिए बना रहेगा। ठीक है, इस समय पर हमारे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14th CAG ऑफिसर हैं। अब बात करते हैं 1919 का अधिनियम। इस 1919 के अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या होता? अटॉर्नी जनरल का सुझाव दिया गया था, जो हमारे यहाँ पे जिसको मतलब हिंदी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी। इस समय पर हमारे यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है वो है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है। और इसका जो अटॉर्नी जनरल का हमारे संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद वो है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है, जिसका जो बताया गया था पहले सुझाव दिया गया था वो 1919 के अधिनियम में दिया गया था। इस 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखो, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉन्टेग्यू क्या थे? सचिव थे, और ये क्या थे? हमारे यहाँ के वायसराय थे उस टाइम पे। यानी कि चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू सचिव थे। इसी तरीके से 1909 का अधिनियम है। 1909 के अधिनियम को हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार। जो मॉर्ले थे वो भारत के क्या थे? सचिव थे, और मिंटो क्या थे? उस टाइम पे वायसराय थे। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस प्रश्न का सही आंसर है 1713 का विनियामक अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? देखो, जो 1773 का विनियामक अधिनियम है इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट
जो एक्ट होता है उसी को हिंदी में अधिनियम बोलते हैं। तो 1773 का एक्ट आया था, उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका वर्ष था 1774। यानी कि एक्ट आया था 1773 में और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। इस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 4 सदस्यों का एक सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 4 सदस्यों का था ये। इन 4 सदस्यों में एक थे जो मुख्य न्यायाधीश थे इसके, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनके नाम थे चैम्बर्स, लीमेंस्टर व हाइड। चैम्बर्स, लीमेंस्टर और हाइड। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। जो 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ये पिट्स कौन थे? ये पिट्स उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम थे, जिनका नाम था पिट्स द यंग, उनके नाम पर आया था। 1783 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। ध्यान रखना कि भारत के अंतर्गत 1786 से लेकर 1857 के बीच में 4 मुख्य चार्टर आए हैं। कौन से आए हैं? कितने आए? 4 मुख्य चार्टर आए हैं, जो 20-20 वर्ष के अंतराल पर होते थे। कितने साल के? 20-20 वर्ष के अंतराल पर होते थे। पहला चार्टर अधिनियम आया था 1793 में, दूसरा आया 1813 में, तीसरा आया 20 साल बाद 1833 ईस्वी में, उसके बाद 20 साल बाद आया 1853 ईस्वी में। तो 4 चार्टर अधिनियम आए थे उस टाइम पे भारत में। ठीक है, इन चार्टरों में क्या था? जो कंपनी थी, कंपनी की जो आज्ञा पत्र अवधि होती थी, उसके साथ साथ मतलब कंपनी क्या करती थी, कंपनी का वो क्या करते, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सामने एक आज्ञा पत्र लेकर जाते थे। कौन? कंपनी। यानी कि इन आज्ञा पत्र में क्या होता था कि कंपनी के क्या क्या अधिकार होंगे भारत के अंतर्गत, किस तरीके से वह राजनीतिक व्यवस्था को संभालेगी और किस तरीके से भारत में व्यापार करेगी, इससे रिलेटेड समझौते या फिर एग्रीमेंट होते थे, इन चार्टर में लिखा जाता था। इसलिए इसको चार्टर बोला जाता था, क्योंकि एक इसमें निश्चित टाइम पीरियड के लिए कंपनी को दिया जाता था, और वो निश्चित टाइम पीरियड क्या था? 20-20 वर्ष के अंतराल के लिए दिया जाता था। उसमें सरकार के बीच और कंपनी के बीच में संबंध लिखे रहते थे, जिससे कि कंपनी क्या कर सके, भारतीय प्रशासन को मतलब किस तरीके से उसमें बदलाव किए जाए, उसको क्या क्या जरूरत होगी भारत में प्रशासन करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, वो सभी बातें लिखी होती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, जो 1813 का जो चार्टर था ना, 1813 के चार्टर में भारत के अंतर्गत ईसाइयों का जो मतलब क्रिश्चियन था, क्रिश्चियनों को, जो ईसाई मिशनरीज होते हैं, ईसाई मिशनरीज को एंट्री मिली थी भारत में, क्या करने के लिए? धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए। ईसाई मिशनरीज को, ईसाई मिशनरियों को क्या मिलती? भारत में एंट्री मिलती, क्या करने के लिए? धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए। और इसी साल क्या करता, जो कंपनी थी, कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था। केवल जो चाय का और चीन के साथ व्यापार होता था वह बना रहा था, चाय व चीन के साथ व्यापार बना रहा था, जो कि 1833 में कंपनी का पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। पूर्णतः एकाधिकार कब खत्म हुआ? 1833 में। और आंशिक रूप से कब कर दिया गया था? 1813 में। 1813 में आंशिक रूप से खत्म करने के बाद में चाय व चीन के साथ व्यापार बना रहा था, उस पर अधिकार, लेकिन उसको भी 1833 में खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारत के संविधान का निर्माता था, इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर व BN राव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो हमारे संविधान के निर्माता या फिर जनक या फिर पिता कहा जाता है। तो संविधान के निर्माता, पिता या फिर जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब है BN राव। BN राव जो थे वो हमारी जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार, यानी कि लीगल एडवाइजर के रूप में उन्होंने काम किया था। किन्होंने? BN राव। BN राव का फुल नेम था बेनेगल नरसिंह राव। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा से ही रिलेटेड बात करते हैं। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया था। क्या किया था? उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया था। और इस उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान सभा ने मंजूरी कब दी थी या फिर ये पास कब हो चुका था? वो हो गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। और उन्होंने संविधान सभा में कब पेश किया था?
यानी कि कब पारित किया था इसको? 13 दिसंबर 1940 को। ये क्या था? उद्देशिका प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पूछा जाता है। फिर ये नेक्स्ट है महात्मा गांधी। पूछा जाएगा आपसे कि क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के मेंबर थे? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, यानी कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। टोटल संविधान सभा के 389 मेंबर्स थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7 और इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस पर्सन का भी आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अच्छा, जो इनके जो है 6 सदस्य थे और बाकी के, मतलब एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जो बाकी के 6 सदस्य थे उनके भी नाम देख लेते हैं। इनके नाम थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, डीपी खेतान। देखो डीपी खेतान की हो जाती है मृत्यु 1948 में, क्योंकि गठन हुआ था 1947 में, तो 1947 के बाद 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके नाम पर टीटी कृष्णमाचारी नाम के एक व्यक्ति आ जाते हैं। फिर है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिनको के एम मुंशी भी बोलते हैं शॉर्ट में। और एक थे एन माधवराव। एन माधवराव का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है और इनके स्थान पर बी एल मित्र नाम के एक व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट करके चल जाते हैं इस कमेटी को। फिर थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो इस तरीके से ये 6 व्यक्ति तो ये थे, और एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के, जो गठन हुई थी कब? 1947 में 29 अगस्त को। ठीक है, अब है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। उस समय पर भारतीय संविधान सभा ने वरिष्ठतम पद के आधार पर, यानी कि वरिष्ठता के आधार पर किसको चुना था? एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? ये अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेंबर थे। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में पूरी की पूरी संविधान सभा ने निर्विरोध किसको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये एक परमानेंट मेंबर थे, यानी कि स्थायी मेंबर थे, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी यानी कि टेम्परेरी थे। पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट मेंबर कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो भारत के फर्स्ट पीएम थे, यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। इनका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा रहा था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो सेकंड पीएम रहे हैं भारत के। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1964 से 66 के बीच में रहा है। उस समय पर भारत के अंतर्गत हरित क्रांति का उदय हुआ था, यानी कि हरित क्रांति भारत में कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। और हरित क्रांति का जो पूरे विश्व में जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत का जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वो थे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना है, एम ए जिन्ना, जिस तरीके से हमारे भारत के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपिता जो हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के लोग मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या है? आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इसमें क्या होता है? अगर कोई भी व्यक्ति या फिर राज्य या संस्था आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो।
अच्छा, आर्टिकल 32 के द्वारा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और हाई कोर्ट में जा सकते हो आप आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट व आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 226 में। इसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो रिट जारी करते हैं और रिट 5 प्रकार की जारी करते हैं। ठीक है, रिट जारी करने की शक्ति किसको है? हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को है। और ध्यान रखना, जो रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय की आत्मा कहा है वो किसको कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है, जिसमें लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है प्रस्तावना को, प्रस्तावना को कहा है, यानी कि प्रियम्बल को। ये कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो आप लगाओगे आर्टिकल 32 को। अगर आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा है तो वो आता है प्रस्तावना को, यानी कि प्रियम्बल को। उसके बाद जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत 14 से लेकर 18 तक है। 5 स्वतंत्रता के अधिकार हमें प्राप्त है, 14, 15, 16, 17 व 18। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 व 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। देखो ये सारे के सारे हमारे क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था, यानी कि संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था किस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था? तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और इस दिन हमारे संविधान में, मतलब जब बनकर तैयार हुआ था, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 12 भाग थे हमारे संविधान में। लेकिन जब हमारा संविधान बना था जिस दिन 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हमने केवल 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया था। बाकी के जो 6 संविधान थे के अनुच्छेद थे बचे हुए, वो बाकी के संविधान के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। यानी कि शेष संविधान कब लागू हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 16 आर्टिकल कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 को हुए थे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्रियम्बल। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल या उद्देशिका बोलते हैं जिसको, उसमें लिखा है कि इसमें देखोगे यहाँ पर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं? एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और इस दिन संविधान पर 284 मेंबर्स ने साइन किए थे, जिनमें से 8 क्या थी? वुमेन थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 8 थी। और 284 मेंबर ने उस समय पर इस पर सिग्नेचर किए थे। पूछा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी तारीख लिखी है? तो वो कौन सी तारीख लिखी है? जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। अब नेक्स्ट, अच्छा, ये जो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी को हमने पूर्ण रूप से लागू किया, तो इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि 26 जनवरी की जो तारीख है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये है कि 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में एक अधिवेशन होता है। ये वही लाहौर है जो आज के समय पर पाकिस्तान में है। उस समय अखंड भारत की मैं बात बता रहा हूँ कि 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित करने का आह्वान किया था। और इस समय इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन लोगों ने, मतलब जो इस समय उस अधिवेशन में जितने भी राष्ट्रवादी थे, जो कुछ क्रांतिकारी आंदोलनकारी सभी इकट्ठे थे, उन्होंने बोला कि जो आगामी 26 जनवरी है, आगामी 26 जनवरी कौन सी होगी? 1930 की, कि आगामी 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? पहली बार
भारत को स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, मतलब पूर्ण रूप से जो स्वराज्य की मांग की थी वो इसी टाइम पर थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया था। ऐसा सभी जो क्रांतिकारी व आंदोलनकारी थे उन सभी ने शपथ ली थी। और उस समय भारत में जितने भी जो छोटे व बड़े राजनीतिक दल थे और पूरे देश के क्रांतिकारियों ने इस दिन 26 जनवरी को क्या किया था, पूरे सम्मान और गर्व के साथ प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसी दिन इन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। तो इसलिए कहते हैं कि लाहौर अधिवेशन के दौरान हमने क्या करा था, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराकर प्रथम बार भारत का क्या करा था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। जो अब देखो, जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को हमने उसको लागू किया, क्योंकि ये जो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस है, कहीं आने वाली पीढ़ी जो जनरेशन है वो इस बात को ना भूल जाए कि जो हमारे आंदोलनकारी है व क्रांतिकारी है उन्होंने किस तरीके से बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए, वो संघर्ष ना भूल जाए हमारे क्रांतिकारी व वीरों का। इसलिए उन्होंने क्या करा था, थोड़े समय का वेट किया था और कहा था कि हम जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि ये हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि थी। इसलिए 26 जनवरी को आपने देखा होगा आज भी जो हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर राजपथ है, राजपथ पर देश की तीनों सेनाएं परेड करती हैं। तीनों सेनाओं के द्वारा क्या किया जाता है, परेड का आयोजन किया जाता है और देश के जो भी मतलब राज्य हैं सभी राज्य अपनी झांकियों का प्रदर्शन करते हैं। और हर वर्ष हम मुख्य अतिथि के रूप में किसी न किसी को बुलाते हैं। जिस तरीके से आज के समय पे मतलब इस वर्ष मतलब 2021 में हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 72nd यानी कि 72वां गणतंत्र दिवस है। और इस समय हमारे जो मुख्य अतिथि थे इस बार वो थे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने इस बार मना कर दिया है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इस समय पर कोरोना की वजह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉलो किया गया वहाँ पर। तो उन्होंने मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं अभी वहाँ अपनी जनता के साथ में हूँ, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। देखते हैं कि आने वाला जो अतिथि होगा हमारा इस वर्ष कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो ये प्रारूपण समिति है, इस प्रारूपण समिति को हम बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी या फिर प्रारूप समिति, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। इसके अंतर्गत 7 मेंबर थे जो हमने डिस्कस किए थे। ये वो 7 मेंबर हैं जिनके नाम है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान, कन्हैया लाल मणिकालाल मुंशी जिसको केम मुंशी बोलते हैं, एन माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला व भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के पिता या जनक भी कहे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे। और ये जैसे कि एक समिति थी संघ शक्ति समिति, उसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम पर देश की सबसे बड़ी पार्टी थी उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय पर? जेबी कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 2 सूची दी गई है, एक ये है और सेकंड ये है। इसमें बताना है कि हमने जैसे कि बहुत सारे अपने संविधान में कहीं से कुछ चीज़ें ली हैं, उनका अध्ययन किया दूसरे देशों से, फिर उसके बाद यहाँ पर जो जिस तरीके से हमारे संविधान में उनकी ज़रूरत थी हमारे देश में उस तरीके से हमने उनको ऐड किया है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इनका। तो चलो देखते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, मैं सीधा आंसर लगा रहा हूँ उनका कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे ये हमने आयरलैंड से लिए थे, यानी कि ए का क्या हुआ? थर्ड हुआ। फिर हमने जो मूल अधिकार लिए, जो मूल अधिकार थे हमारे फंडामेंटल राइट थे, वो हमने यूएसए से लिए थे, यानी कि मूल अधिकार का क्या हुआ? इसका हुआ क्या? जो संयुक्त राज्य अमेरिका था, यूएसए। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जो अच्छा यहीं से देखो आकलन करो कि जो ए का हो गया थर्ड, यानी कि ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसमें से होगा कोई भी, बी और डी में से होगा। ए का थर्ड, बी का 5 करेक्ट होगा। अब हमने देखा संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, जो हमारी समवर्ती सूची के जो लिया गया है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो
भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये कनाडा से लिया है। देखो जो कनाडा से मॉडल लिया है ना राज्यों का संघ, जब आप संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। जो संघ का मतलब है ना वहाँ पे फेडरेशन ना होकर क्या है? यूनियन है। यानी कि हम कौन सा है? यूनियन है, कनाडा मॉडल पर आधारित है, ना कि जो यूएसए वाला फेडरेशन है। देखो फेडरेशन का मतलब यही होता है, फेडरेशन संघ के दो मतलब होते हैं, एक फेडरेशन एक यूनियन। तो हम क्या है इंग्लिश में देख कर लगाना है आपको, यूनियन है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा जो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है। अगर आप अमेरिका का संविधान पढ़ोगे पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। इस प्रश्न का सही आंसर है उद्देशिका। देखो जब उद्देशिका बनी थी, उद्देशिका पहले पूरा का पूरा संविधान बनाया गया था। पूरा का पूरा संविधान बनाने के बाद में उसके बाद उद्देशिका को लिखा गया था, मतलब जो भी बातें पूरे संविधान में लिखी गई थी, एक तरीके से जिस तरह पूरी मूवी होती है, मूवी का जो ट्रेलर होता है बाद में जो बनाया जाता है, तो मूवी का ट्रेलर एक तरीके से क्या थी? उद्देशिका थी। और जो संविधान लिखा था वो पूरे के संविधान सभा ने लिखा था, इसलिए जो कहते हैं कि उनके जो मन की कुंजी थी उसकी सब बातें, मतलब उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचार थे, उस सभी को अगर जानना है पूरा संविधान ना पढ़कर आप क्या पढ़ लीजिए? उद्देशिका पढ़ लीजिए। इसलिए कहते हैं कि जो संविधान निर्माता थे उनका क्या है? उनके मन की कुंजी किसको बोला जाता है? उद्देशिका को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए ही था करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमारे संविधान में पार्ट 3 में है, जो 12 से लेकर 35 तक है। इसी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ध्यान रखना ये 4 वर्ड है इसमें, डीपीएसपी। तो याद रखना पार्ट 4 में आते हैं, जो 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य हमारे यहाँ के कब जोड़े गए थे ये भी बताऊंगा। मूल कर्तव्य आते हैं पार्ट 4A में, ठीक है, 4A में और आर्टिकल 51A में। चलो बात करते हैं कि मूल कर्तव्य क्या थे। जो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य थे वो 42nd यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में होता। और ये क्या है? पार्ट 4 में आते हैं, 4A और आर्टिकल 51A में आते हैं। इनको सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसके आधार पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 ईस्वी में, तब जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य है ये हमने रसिया से लिया है। रसिया उस टाइम पे देखो टूटा नहीं था 1976 में, तो ये क्या था? यूनाइटेड सोवियत संघ रूस था। ये टूटा कब? 1991 में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमने मूल कर्तव्य लिए हैं वो यूनाइटेड सोवियत संघ रूस से लिए हैं। जिस समय पर ये मतलब लिए गए थे मूल कर्तव्य 1976 में लिए गए थे, तो उस समय भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद हमने एक मूल कर्तव्य और जोड़ा, और ये मूल कर्तव्य कब जोड़ा? सन 2002 में। जब भी संविधान में कोई चीज़ जोड़ी जाती है या हटाई जाती है उसके लिए संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ता है। इसके लिए भी एक संविधान संशोधन किया गया जो 86 वाला था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जो 2002 में आया था। इसके अकॉर्डिंग एक मतलब मूल कर्तव्य जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। तो आज के समय पे हमारे जो मूल कर्तव्य है उनकी संख्या कितनी है? 11 हो चुके हैं टोटल। और जो ये जोड़े गए थे मतलब मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में। उस समय पर किसकी सरकार थी? इंदिरा गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये भी पूछा जाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सीडीएस में ही कि उस समय पर लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो लॉ मिनिस्टर उस टाइम पे थे HR गोखले, HR गोखले, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये नया जोड़ा गया, एक जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ये क्या था? ये था कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, मतलब 6 से 14 वर्ष तक की बच्चे हैं, जो उनका जो माता पिता होंगे ना या फिर कोई अभिभावक होगा, उनको पूरी की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगा, मतलब एक माहौल तैयार कराएंगे वो कि ताकि हमारा बच्चा क्या कर सके, पढ़ाई कर सके 6 से 14 साल तक का। यानी कि प्रत्येक बच्चे के जो अभिभावक हैं, अभिभावक मतलब जो हो सकता है यहाँ पे प्रतिपाल्य भी हो,
मतलब कि माता पिता हो या फिर अभिभावक हो जो जो बच्चे का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वे क्या करें, अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के लिए सारे के सारे माहौल उपलब्ध करा सकें। ऐसा क्या कहा गया 86वें संविधान संशोधन में 2002 में, जब एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कि माता पिता की या फिर प्रतिपाल्य की या जो अभिभावक हैं उनकी ड्यूटी बनती है, आप अपना कर्तव्य निभाओ बच्चों के प्रति जो 6 से 14 साल तक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों का अधिकारिता। ऑप्शन सी, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्ति है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उस समय पर क्या होता, भारत के जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। और 1919 का जो ये था उसको बोलते हैं 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू उस टाइम पे सचिव थे और चैम्सफोर्ड हमारे यहाँ के वायसराय थे। तो यहाँ पर क्या होता, जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन की प्रथा आई थी और जो प्रांतों के विषय थे उनको भी दो जगह पर बांट दिया गया था, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, देखो अगर संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था वो मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। देखो कहीं भी अगर तुम्हें संघ वर्ड दिखता है ना तो उसका एकदम से आंसर लगा देना जवाहरलाल नेहरू। ज़्यादातर जितनी भी संघ समिति रही हैं उन सभी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। JB कृपलानी ये वही हैं जो सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे। और ये आज़ादी के समय पर जब भारत आज़ाद हुआ था, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बता चुका हूँ पहले ही। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये ड्राफ्ट कमेटी जो बनी थी यानी कि प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, उसके एक मेंबर थे। और टोटल मेंबर प्रारूप समिति के कितने थे? 7। उनमें से एक कौन थे? ये थे। और अध्यक्ष कौन थे उसके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का अक्षतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का अक्षतिज तिरंगा हो जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किया था, संविधान सभा में सबसे पहले एक समाधान प्रस्तावित किया था राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। उस टाइम पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं बोलते थे, ध्वज बोलते थे, कि उसका एक समान अनुपात होना चाहिए, उसमें कलर फिक्स होने चाहिए, मतलब केसरी रंग कहाँ पर, सफ़ेद रंग कैसा, हरा रंग कैसा, इन सभी के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो समाधान किसने किया था इसका संविधान सभा के सामने, किसने मतलब प्रस्ताव पारित किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1947 में इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के द्वारा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या करा, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यह इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मैं आपको राष्ट्रीय ध्वज दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, यह राष्ट्रीय ध्वज, इसमें जो ऊपर की साइड में आपको दिख रहा है मतलब 3 अक्षतिज रंग है, केसरिया, सफ़ेद और गहरा। जो केसरिया रंग है वह साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक होता है। वहीं अगर सफ़ेद रंग की बात करूं तो वह सच्चाई और विचारों की पवित्रता को बताता है। गहरा हरा रंग जो कि है, गहरा हरा रंग क्या करता है? जीवन की समृद्धि का प्रतीक बताता है, मतलब जीवन किस तरीके से समृद्ध होता है या किस तरीके से उन्नति होती है उन सभी का प्रतीक है। तो केसरिया मतलब गहरा केसरिया, वाइट और ग्रीन, ये सभी कलर हैं।
इसके बीच में आप देख रहे होगे कि ये चक्र है, ये जो चक्र है ये क्या है, प्रगति और गतिशील का माना जाता है, प्रगति और गतिशील का प्रतीक माना जाता है इस चक्र को। यह चक्र अशोक चक्र से लिया गया है और इसमें नीले रंग का पहिया है। ये इस नीले रंग के पहिए में जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, नीले कलर का पहिया है चारों तरफ, और उसमें जो लाइनें दिख रही हैं ये क्या है, 24 तिलियाँ हैं ये। और इन चक्र का जो व्यास है ना, इस चक्र का व्यास वो ध्वज की जो ये सफ़ेद पट्टी है ये वाली, इस ध्वज की पट्टी का 3/4 मतलब 3/4 भाग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भाई हमारा मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी मतलब बहुत सारे कानून हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा खाकी का बना होना चाहिए, मतलब खादी के कपड़े का बना होना चाहिए। अगर आप कहीं पर प्लास्टिक का ध्वज ला रहे हो तो वो एक कानूनी अपराध होता है। एक बार क्या हुआ, मतलब अभी क्या हुआ था, रिसेंटली एक डिसीजन आया था, रिसेंटली क्या 2002 में आया था, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना वो एक जो 2002 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसमें कहा था कि जो अनुच्छेद 19 है ना, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 की सब क्लोज, आर्टिकल 19 की 1 की सब क्लोज ए, उसमें बोला था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा फहराना यानी कि ध्वज फहराना, ये क्या है, लोगों का यानी कि भारत के नागरिकों का क्या है, मौलिक अधिकार है। ये कब कही थी सुप्रीम कोर्ट ने बात, 2002 में कही थी। और जो भारत का संविधान का जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था, वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने इसका ध्वज तैयार किया था। और उस टाइम पर मैं बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी जो कि बहुत अच्छी थी उस टाइम पर, कि जो ध्वज होता है ना, ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है बल्कि लोगों की स्वतंत्रता का भी प्रतीक है, देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो था पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, उसमें उन्होंने ये भी बात कही थी कि ध्वज किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता का प्रतीक होता है। भारत बहुजनों का देश है, हमारे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी या फिर जाति जनजाति बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको ये राष्ट्रीय ध्वज एक सूत्र में बांधने का काम करता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लोगों के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए भारत के लंबे संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व माना जाता है। ठीक है, तो ये था इसके मतलब ध्वज के बारे में। एक रेशो ध्यान रखना है आपको, लंबाई व चौड़ाई का रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों या उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी होता। निर्वाचन, आपात उपबंध, नागरिकता व न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखो इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को इस दिन हमने 16 आर्टिकल लागू किए थे। और वो जो 16 आर्टिकल थे ना, वो निर्वाचन और नागरिकता और संसद से संबंधित थे कुछ, और कुछ चुनाव से भी थे। तो इसलिए इसका 1 व 2 ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो कथन 1 दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। बिल्कुल सही बात है भाई, केंद्र में जो द्वैध शासन लागू हुआ ना, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लागू हुआ है। सेकंड है कथन, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। जो प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी, बिल्कुल ये भी बात सही है कि जो प्रांत के विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया था, हमने डिस्कस किया था। एक था हस्तांतरित विषय और दूसरे कौन से थे, एक तो था हस्तांतरित और दूसरे थे आरक्षित विषय। एक थे हस्तांतरित और दूसरे थे आरक्षित विषय में बांट दिया गया था। अच्छा, जो ये द्वैध शासन था, द्वैध शासन प्रांतों में कब लागू हुआ था, तो वो होता प्रांतों में 1919 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड का अधिनियम आया था, उसके अकॉर्डिंग प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो इसका 1 भी सही है और 2 भी सही है। अच्छा, प्रांतों के स्वायत्त से इसका कोई लेना देना नहीं है, द्वैध शासन मतलब केंद्र में द्वैध शासन से, तो इसका मतलब स्पष्टीकरण नहीं करता है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मतलब दोनों सही हैं परंतु इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या कनाडा। इस प्रश्न का सही आंसर है जर्मनी। अच्छा, जो इमरजेंसी है ना, ये आपातकालीन प्रावधान हमने कहाँ से लिए, जर्मनी से। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे कि प्रस्तावना या फिर
मौलिक अधिकार जिनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बोलते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने वहीं से लिया है। और स्वतंत्र व जो बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायालय हमने कहाँ से लिया है, वो भी अमेरिका से ही लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा इसको बोलते हैं, जो आर्टिकल 136 के अंदर डिफाइन की गई है, वो भी कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड भी लिखा सकता है कि इन सभी से क्या लिया है। जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं का हमने जो प्रणाली ली है वो भी कहाँ से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। उसके बाद मैं बोलता हूँ द्विसदनीय व्यवस्था, जो हमारे यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था है, वो भी कहाँ से ली गई, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अब मैं बात करता हूँ कनाडा। कनाडा जो है वहाँ से क्या लिया हमने, संघात्मक व्यवस्था ली है। और उसके बाद में शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच पावर का सेपरेशन किस तरीके से होगा, ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। फिर सेंटर क्या करेगा, मतलब राष्ट्रपति क्या करता है, स्टेट के अंदर क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का पद भी कहाँ से लिया गया है, वहीं से लिया गया है, कनाडा से। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण, जो अवशिष्ट शक्तियों की शक्ति है वो भी कहाँ से लिया गया है, उसका पद कनाडा से लिया गया है। तो ये था फाइनली एंड